नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। देखो, रनिंग में जो टॉपिक चैप्टर नंबर 2 चल रहा है अपना, कम से कम 8 से 10 वीडियो इसके बनने वाले हैं। भारत के भूआकृतिक प्रदेश ही पढ़ रहे हैं हम। उसमें पहला भूआकृतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और इसमें हमने अब तक हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ लिया। जो पिछले वीडियोज़ में हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय, वो हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण था। आज हम हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, और प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत हिमालय को 5 प्रदेशों में बांटा गया है। डायरेक्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। हिमालय को 5 प्रदेशों में बांटा गया है। हालांकि आपको कुछ बुक्स ऐसी मिलेंगी जिनमें हिमालय को प्रादेशिक वर्गीकरण में 4 भागों में बांटा गया है, कईयों में 5 भागों में बांटा गया है। नाम भी आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी सबसे ऑथेंटिक होता है, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में इसके 5 भाग पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहला भाग है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। जो आज के जो 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो भाग है वो है कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय में, ये वाला भाग। दूसरा जो प्रादेशिक वर्गीकरण में दूसरा भाग है, प्रदेश है, वो है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, जो कि यहाँ रावी नदी से लेकर काली नदी तक वाला भाग है, वो है। उसके बाद में तीसरा जो भाग है वो है सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय। इस क्षेत्र की बात हो रही है, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय। नंबर 4 पर अरुणाचल हिमालय, जो अरुणाचल प्रदेश में, और नंबर 5 पर ये पूर्व पश्चिम विस्तार में ना होकर उत्तर दक्षिण में पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं, ये 5वां प्रदेश है। ठीक है। कई बुक्स में आपको मिलेगा यहाँ कश्मीर की जगह हिमाचल हिमालय, जिसमें पंजाब, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को शामिल कर लिया। उत्तराखंड को कुमायूं हिमालय में पढ़ाते हैं, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। हम इनको नहीं लेकर डायरेक्ट क्या लेंगे, कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय नंबर 1, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय नंबर 2, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय नंबर 3, और अरुणाचल हिमालय नंबर 4, और पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत नंबर 5। ये 3, 4 और 5, ये तीनों भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय और हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। तो हम टाइम बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय से। देखिए, ये एक तरह से रिवीजन हो रहा है। जो अभी अब तक हमने जितना पढ़ा है हिमालय के बारे में, उसका एक तरह से रिवीजन होगा प्रदेशों के अनुसार। अब अगर कश्मीर हिमालय की बात की जाए, देखिए कश्मीर में भी हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, हमने पढ़ी थी। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पढ़ी हमने। 3 श्रेणियां ये ट्रांस हिमालय में आती है। इसके अलावा ये वाला जो भाग है ये आता है महा हिमालय में। जो हमने पढ़ा था पीर पंजाल, वो महा हिमालय में है। और इसके अलावा शिवालिक वाला भाग भी इसमें आता है। तो ये वाला जो क्षेत्र आ गया, प्रदेश आ गया, ये आता है कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय में। अब यहाँ की श्रेणियों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियाँ इस क्षेत्र में है। श्रेणियों में हमारी पड़ी हुई है काराकोरम, जो बिल्कुल भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा लद्दाख श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी है। जास्कर, और ये जास्कर है, और पीर पंजाल, ये जो श्रेणी है ये पीर पंजाल है। याद रखना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल,
ये यहाँ की प्रमुख श्रेणियाँ हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब इसी क्षेत्र में देखिए इसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है, इसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसे कहते हैं लद्दाख। लद्दाख का शीत मरुस्थल। इसी कश्मीर हिमालय के उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में लद्दाख क्या है? एक शीत मरुस्थल। जैसे हम राजस्थान के निवासी हैं, मैं, तो यहाँ उष्ण मरुस्थल है, कोई वनस्पति रहित क्षेत्र है, बारिश बहुत कम होती है। सेम ऐसी स्थिति लद्दाख में है, लेकिन वहाँ यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 48-50 डिग्रीज होता है। वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, माइनस में होता है, -10 डिग्री, -5 डिग्री, और सर्दियों में तो -30 डिग्री तक पहुँच जाता है। बारिश यहाँ कम होती है, बारिश वहाँ भी कम होती है। यहाँ राजस्थान के पश्चिमी भाग में वनस्पति नहीं है, वहाँ भी वनस्पति नहीं है। जिस प्रकार ये थार का मरुस्थल एक उष्ण मरुस्थल है, उसी प्रकार लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। इसके बाद में हम चलते हैं कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी जो कि जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच में, यानी कि ट्रांस हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी, ठीक है। कश्मीर घाटी जिसका क्षेत्रफल है 4900 वर्ग किलोमीटर, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। 150 किलोमीटर लंबी और 89 किलोमीटर चौड़ी ये घाटी है। ऊंचाई इसकी 1700 मीटर है, पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। अब ये जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी, इस कश्मीर घाटी के बारे में कुछ अन्य बातें हम और जानते हैं। जैसे कि यही कश्मीर घाटी में ही डल झील है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, वो इसी कश्मीर घाटी में ही है। अब कश्मीर घाटी के बाद में हम इस क्षेत्र में, देखिए लद्दाख के बारे में पढ़ लिया हमने, कश्मीर घाटी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ के इस क्षेत्र के हिमनद या हिमानिया या ग्लेशियर्स के बारे में जान लेते हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं, मुख्य मुख्य ग्लेशियर्स के बारे में। जैसे कि बाल्टोरो, कई जगह बाल्टारो नाम मिलेगा इसको, इसका बाल्टोरो। और पहले पढ़ा हमने लद्दाख की नुब्रा घाटी में बहुत ही फेमस सियाचिन ग्लेशियर। ये यहाँ की हिम नदियाँ हैं। श्रेणियाँ पढ़ी, उसके बाद में यहाँ के हमने पठार और घाटियों के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में है यहाँ के हिमनद। अब हिमनद के बाद में यहाँ पे आ जाओ, यहाँ के दर्रे, पास, कौन कौन से दर्रे यहाँ पर हैं। अब दर्रों के बारे में हम ऑलरेडी सारे दर्रों के बारे में हम जानते हैं, कुछ नए दर्रे भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि जो लद्दाख है, लद्दाख में है खरदुंगला, लद्दाख में है खरदुंगला। इसके आगे पीर पंजाल, और पीर पंजाल में है बनिहाल दर्रा, पड़ा हुआ है हमारा। इसके अलावा जो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी, उसमें है फोटूला, ठीक है, जास्कर श्रेणी में है फोटूला। और इसी प्रकार वृद्ध हिमालय में है, जो हमारा महा हिमालय में पड़ा हुआ है, जोजिला, पड़े हुए हैं हमारे। बनिहाल दर्रा
जो कि हम जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो बनिहाल दर्रा आता है बीच में। इसके अलावा लद्दाख में है खरदुंगला, लद्दाख श्रेणी में है। जास्कर श्रेणी में ही एक है फोटूला, और बरदीमाले में ही है जोजिला। जोजिला के बारे में भी हम जानते हैं कि जब हम श्रीनगर से लेह कारगिल की तरफ जाते हैं तो जोजिला दर्रा आता है। तो ये यहाँ के प्रमुख दर्रे हो गए। अब दर्रों के बाद में हम चलते हैं यहाँ की झीलों के बारे में, क्योंकि प्रादेशिक वर्गीकरण है, हम इसमें सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करेंगे। यहाँ की प्रमुख झीलें। अब झीलें दो तरह की होती हैं, मीठे पानी की झीलें भी होती हैं और खारे पानी की झीलें भी होती हैं। सबसे पहले मीठे पानी की झीलें, और मीठे पानी की झीलों में प्रमुख झीलें हैं डल और वूलर। वूलर झील का नाम आपने सुना होगा। वूलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की नहीं एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जम्मू कश्मीर में है वूलर झील। इसके अलावा अलवणीय यानी कि खारे पानी की झीलें, और खारे पानी की झीलों में पेंगोंग सो, और दूसरी है सो मुरीरी। सो TSO, इसमें टी साइलेंट है। सो पेंगोंग सो और सो मुरीरी। अब पेंगोंग सो का नाम आपने बहुत सुना होगा। अभी भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है वो इसी पेंगोंग सो जो झील है, जो यहाँ पे बिल्कुल भारत और चीन सीमा पर है, इसका 40% हिस्सा भारत में है, 60% हिस्सा चीन में है। जो चीन ने हमारे से हड़पा हुआ है वो क्षेत्र है ये। पेंगोंग सो बहुत ही सुंदर झील है, आपने देखा भी होगा इसको। अगर आपने मूवी देखी है, 3 इडियट्स देखी होगी आपने सभी ने। 3 इडियट्स मूवी में लास्ट में जब आमिर खान वो हीरोइन से, करीना कपूर से एक झील के किनारे मिलते हैं, वो ही झील, अगर आपको वो सीन याद आ रहा है जिसमें स्कूटर पे बैठ के जाती है करीना कपूर, वो सीन अगर आपको याद आ रहा है तो वो झील थी पेंगोंग सो। पेंगोंग सो कहाँ पर है? लद्दाख में। और ऐसी ही खारे पानी की एक और झील है सो मुरीरी। ये हो गई यहाँ की प्रमुख झीलें। अब थोड़ा सा कश्मीर वैली के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पर्यटक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर वैली में जो झेलम रिवर है, श्रीनगर सिटी है वो बिल्कुल झेलम के किनारे पर बसी हुई है। और अगर कभी आप श्रीनगर जाएं, कभी जीवन में आपको मौका मिले तो देखना, श्रीनगर सिटी में, श्रीनगर शहर में जो झेलम नदी है वो विसर्प बनाती है। क्या बनाती है? विसर्प बनाती है। अब ये एक विचित्र भूआकृतिक स्थलाकृतिक दृश्य उत्पन्न होता है, क्योंकि कश्मीर में सभी नदियां किस अवस्था में है? युवावस्था में है। और युवावस्था में एक नदी का विसर्प, मिएंडर बनाना विचित्र बात से कम नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो श्रीनगर सिटी है, आज जहां पर डल झील है, वो डल झील आज से पहले एक काफ़ी बड़ी झील थी, आज उसका अवशेष मात्र है, जो इस तरह से झेलम नदी इसमें आके मिलती थी और दूसरे साइड से आगे निकलती थी। अब ये जो डल झील है, ये डल झील यहाँ पे इस झेलम नदी के लिए एक स्थानीय निम्नतम आधार उत्पन्न कर रही थी। जिस प्रकार नदी समुद्र में गिरने से पहले उसकी स्पीड कम हो जाती है और अपने साथ में लाए हुए जलोढ़ का निक्षेप करने लगती है और मिएंडर बना लेती है, विसर्प बना लेती है, उसी प्रकार यहाँ भी ये नदी यानी कि झेलम डल झील में गिरने से पहले विसर्प बनाती है। तो ये विसर्प बनाने का कारण है कि ये इसके लिए, जिस प्रकार एक नदी के लिए समुद्र एक आधार होता है, उसी प्रकार यहाँ डल झील के, झेलम के लिए डल झील एक आधार बन जाती है। हालांकि स्थायी आधार नहीं है, अस्थायी रूप से। ये हमने स्पष्ट कर लिया। कभी आप जाना श्रीनगर सिटी में, श्रीनगर का नाम आते ही मुझे भी अच्छी अच्छी यादें आने लगती है। मैं भी श्रीनगर में रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय याद आता है।
बिल्कुल झेलम नदी का जो विसर्प है, फर्स्ट सिटी में हम एंटर होते हैं, फर्स्ट विसर्प के बीच में ही केंद्रीय विद्यालय केवी नंबर 1 है, जहाँ मैं पोस्टेड रहा हूँ। तो झेलम नदी वहाँ पर विसर्प क्यों बनाती है ये हमने जान लिया। अब हम प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में भी जान लो आप। हालांकि हमने पहले पढ़ लिए हैं सारे पर्यटक स्थलों के नाम, जैसे कि सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, टनमर्ग है, खिलनमर्ग है, ये हम सभी जानते हैं कि ये निम्न घास के मैदान है। और इसके अलावा कुछ धार्मिक पर्यटक स्थलों के बारे में भी जान लो जो इस क्षेत्र में हैं, धार्मिक पर्यटक स्थल। और ऐसे धार्मिक पर्यटक स्थलों में अगर आप कभी गए हो, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा यही है, और चरारे शरीफ। चरारे शरीफ भी इसी यानी कि जम्मू कश्मीर, इसी कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे इसके दक्षिणी भाग में, दक्षिणी हिमालय है ना, यहाँ वाले शिवालिक वाले क्षेत्र में कुछ यहाँ पे घाटियाँ हैं, अनुदैर्ध्य घाटियाँ, ठीक है, जिनको दून कहते हैं। हमने दून के बारे में पहले हमारा पढ़ा हुआ है कि जो दून होते हैं एक तरह से एक घाटी होती है जिसमें कंकड़, और कंकड़ के साथ में बहुत सारी जो रेत होती है, जलोढ़क होती है, वो यहाँ पे होते हैं, इनसे बना हुआ है। तो ऐसे ही जो दून है वो दून है जम्मू दून और पठानकोट दून, ये दून है इस क्षेत्र में। तो ये सारा जो डिटेल थी ये किसकी थी? कश्मीर हिमालय या उत्तरी पश्चिमी हिमालय की। याद रखना सभी श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, उत्तरी पूर्वी भाग में लद्दाख है जो शीत मरुस्थल है। इसके अलावा कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी के बाद में हिमनद, बाल्टोरो और सियाचिन हमें पढ़ना है। दर्रे सारे खरदुंगला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर में फोटूला, वृद्ध हिमालय में जोजिला है। झीलें यहाँ पे मीठे पानी की डल और गूलर है, खारे पानी की पेंगांग सो मुरीरी है। धार्मिक स्थलों में हमने धार्मिक स्थल पढ़े हैं, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ। उसके बाद में कुछ अनुदैर्ध्य घाटियाँ भी यहाँ पर पाई जाती है। साथ में हमने यहाँ पता कर लिया कि जो झेलम है वो यहाँ विसर्प क्यों बनाती है। अब यहाँ आपकी अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसमें एक बॉक्स दिया हुआ जिसमें बताया गया करेवा के बारे में। करेवा क्या है? करेवा जो है वो एक तरह से चिकनी मिट्टी और अन्य पदार्थों का जमाव है। किसके ऊपर? हिमोड के ऊपर। हिमोड जो हिमानी का जो निक्षेप होता है उसे हिमोड या मोरेन कहते हैं। हिमोड पर चिकनी मिट्टी, एक तरह से करेवा क्या है? एक दर्रा है। ये दर्रे होते हैं जहां पे हिमोड पर चिकनी मिट्टी व अन्य पदार्थों का जमाव होता है, उसे बोलते हैं करेवा। और इस करेवा के ऊपर सेफर्न यानी कि जाफरान, केसर की खेती यहाँ पे लोग करते हैं। तो ये हो गया कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। अब हम इससे आगे बढ़कर चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो है वो है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हिमाचल प्रदेश, जो भारत के दो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पे फैले हुए हिमालय के बारे में आप साथ में उतार लिया करें। यहाँ पे फैले हुए हिमालय को हम प्रादेशिक वर्गीकरण के तहत उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय के रूप में पढ़ेंगे। इसी तरह से वहाँ भी कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, श्रेणियों का पता करेंगे। अब यहाँ साथ में आपको ये भी याद करना था कि नदियाँ कौन कौन सी थी, ठीक है, ये हम मिस कर रहे हैं। नदियों में तो सिंधु नदी है, सिंधु तो बहती है यहाँ पे, सिंधु, और सिंधु के अलावा उसकी सहायक नदियों में केवल दो, कौन सी? झेलम और दूसरी है चेनाब। झेलम और चेनाब, ये तीन नदियाँ जो है प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की, सिंधु, झेलम और चेनाब। किसकी? कश्मीर हिमालय की। अब हम पढ़ेंगे
हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय। अब इसकी सीमाएं देखो आप, यहां रावी नदी से, कहां से, पश्चिम में रावी नदी से, यहाँ घाघरा नदी की सहायक नदी है जो नेपाल और भारत के बीच में सीमा बनाती है। जो नेपाल का कौन सा हिस्सा, नेपाल और भारत के बीच में जो उत्तराखंड वाला जो हिस्सा है, वहाँ इसी नदी के द्वारा भारत और नेपाल की सीमा निश्चित की गई है। अभी थोड़ा विवाद भी चल रहा है। यहाँ पे काली नदी है, ठीक है, ये काली नदी है घाघरा की सहायक नदी है काली नदी। तो पश्चिम में रावी नदी से लेकर, ये लाइन मैंने नदी की नहीं खींची है, ये लाइन एक तरह से इस वर्गीकरण की है। पश्चिम में रावी से लेकर पूर्व में काली नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। ये भारत के दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अब इसमें भी जिस प्रकार से हिमालय की, यहां ट्रांस हिमालय को छोड़कर हिमालय की तीनों श्रेणियां यहां पर है, महाहिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय, तीनों श्रेणियां यहां पर है। किसको छोड़ना है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यहाँ कैलाश श्रेणी है, वो तिब्बत में पड़ती है। यहाँ पे महाहिमालय, वृद्ध हिमालय, ग्रेटर हिमालय, जिसमें हमने पढ़ा है नंदा देवी यहाँ पर है, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी ऊंची चोटियां यहाँ पर है। फिर लघु हिमालय, लेजर हिमालय, और यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है धौलाधर, नागटीबा, मसूरी, ये श्रेणियां इसी क्षेत्र में हैं। इसके अलावा शिवालिक वाला क्षेत्र भी यहाँ पे है। तो सबसे पहले श्रेणियां, यहाँ की श्रेणियों में यहाँ धौलाधर श्रेणी है, पीर पंजाल कश्मीर में पड़ती है, धौलाधर इसमें है। नागटीबा, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, नागटीबा और मसूरी ये दोनों पड़ती है उत्तराखंड में, ठीक है। ये हो गई यहाँ की श्रेणियां। अब आ जाओ यहाँ की नदियों पर, ठीक है। यहाँ की जो नदियां हैं, नदियां, ये सिंधु नदी क्रम की नदियां भी यहाँ पर है, सिंधु नदी क्रम, और एक है गंगा नदी क्रम। दोनों नदी क्रमों के दोनों अपवाह तंत्र हैं, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र और गंगा नदी का अपवाह तंत्र, दोनों ही अपवाह तंत्रों की नदियां यहां पर मिलती हैं। सिंधु नदी क्रम की यहां पर कौन कौन सी नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलुज, ये तीनों तो है सिंधु नदी क्रम की। सिंधु की सहायक नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज। अगर आप देखोगे रावी यहां से है, व्यास और सतलुज, रावी, व्यास, थोड़ा सा इधर से, व्यास और सतलुज, ये तो है सिंधु नदी क्रम में। इसके अलावा जो गंगा नदी क्रम है उसमें गंगा स्वयं तो है ही, इसके अलावा यमुना है और घाघरा, ये और इनकी सहायक नदियाँ, ये भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। इनके बारे में हालांकि जब भारत का अपवाह तंत्र हम पढ़ेंगे तो इनकी और इनकी सहायक नदियाँ, इनका उद्गम, इनके बारे में काफ़ी सारी डिटेल से जानकारियाँ हम इसमें प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाओ इसी जो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है उसके पर्यटक क्षेत्रों में, पर्यटक स्थान जो पर्वतीय पर्यटक स्थल हैं, आप सभी जानते हैं, जैसे कि धर्मशाला, ये कहाँ,
लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये सारे। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, जो हमने पहले पढ़ा है, ये ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे गर्मियों से बचने के लिए नगर बसाए थे। धर्मशाला है जो बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र है, कासोली है, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा रानीखेत, अल्मोड़ा, रानीखेत और अल्मोड़ा, लैंसडाउन, ऐसे जो नगर हैं ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कौन कौन से? रानीखेत, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, ये जो पर्वतीय पर्यटक स्थान हैं ये हैं उत्तराखंड में। ठीक है, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि हमने यहाँ की श्रेणियों के बारे में पढ़ लिया, यहाँ की नदियों के बारे में पढ़ लिया और यहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में भी पढ़ लिया। अब इसके अलावा जो है वो यहाँ जो दून है, जो घाटियाँ हैं, दून के बारे में हम जानते हैं कि जो लंबी, एक तरह से लंबी घाटियाँ होती हैं ये, और उनमें जलोढ़ और कंकड़ों का जमाव पाया जाता है, उनको बोलते हैं यहाँ पे दून। और ऐसे ही कुछ दून हैं, जैसे कि पश्चिम में, पश्चिम से ही शुरू कर लेते हैं, चंडीगढ़, कालका दून, ठीक है, देहरादून, नालागढ़ दून, कोटा दून आदि, ये सारी घाटियां हैं, दून हैं। चंडीगढ़ कालका दून है, देहरादून है, नालागढ़ दून है, कोटा दून है। इसके अलावा एक और रह गया हरिके दून, जो हरिके बैराज के पास में है, हरिके दून। इनमें से सबसे बड़ी जो घाटी है वो है देहरादून। ठीक है, अब देहरादून जो है ये 35 से 45 किलोमीटर तो है लंबी, और 22 से 25 किलोमीटर चौड़ी एक घाटी है। कौन सी? देहरादून। ठीक है, ये यहाँ के प्रमुख दून हो गए। चंडीगढ़ कालका दून, जो अगर आप इधर चंडीगढ़ से शिमला चलेंगे तो वहाँ, और वहीं हैरिके दून है, देहरादून, नालागढ़ दून, कोटा दून, ये सारे दून भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब साथ में ही यहाँ हमने अभी पर्यटक स्थल पढ़े थे, उसमें ये धर्मशाला, कासोली, रानीखेत, अल्मोड़ा, लैंसडाउन के साथ में यहाँ फूलों की घाटी भी है, फूलों की घाटी, क्योंकि ये जो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है ये काफ़ी सुंदर क्षेत्र है। भारी संख्या में पर्यटक साल भर यहाँ पे पर्यटन के लिए आते रहते हैं। ठीक है, और इसी क्षेत्र में भोटिया, यहाँ जो वरद हिमालय वाला क्षेत्र है उसमें भोटिया जनजाति रहती है, भोटिया जनजाति। ठीक है, इसके बारे में आपको कक्षा 12 में जो ह्यूमन ज्योग्राफी आएगा उसमें भी आएगा। भोटिया लोग क्या करते हैं कि ये जो लोग हैं ये यहाँ पे जो ऊंचे घास के मैदान हैं उनको बोलते हैं बुग्याल। कल ही पढ़ा हमने, ऊंचे घास के मैदान हैं उनको बोलते हैं बुग्याल। उन बुग्याल में अपने पशुओं को चराते हैं ये लोग। तो क्या करते हैं, ये सर्दियाँ जब आती हैं तब तो आ जाते हैं नीचे घाटियों में, और जब गर्मियाँ आती है और ऊपरी क्षेत्रों की ढाल वाले क्षेत्रों की बर्फ पिघल जाती है तब अपने पशुओं को लेकर चले जाते हैं ये कहाँ पर? बुग्याल, यानी कि ऊपर वाले स्थानों पर। तो ये एक तरह से ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं, माइग्रेट होते हैं ये। इसी वजह से क्या बोलते हैं उसको, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऋतु प्रवास, यानी कि ट्रांसहुमेंस। ये गर्मियों में बुग्याल यानी कि ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे अपने पशुओं को लेकर, और सर्दियों में वापस जब वहाँ बर्फबारी हो जाती है तो नीचे घाटी में वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये भोटिया जनजाति इसी वरद हिमालय वाले क्षेत्रों में यहाँ निवास करती है। अब हमने यहाँ दून भी पढ़ लिए, नदियाँ भी पढ़ ली,
पर्यटक स्थान भी हो गए, श्रेणियाँ भी हो गई, भोटिया लोगों के बारे में भी जान लिया। तो यहाँ जो नदियाँ हैं वो नदियाँ आपस में छोटी छोटी नदियों ने मिलकर बड़ी धाराओं के रूप में बनी है। आपको पता हो तो गंगा नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। तो यहाँ जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक पर्यटक स्थल वो भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैसे कि गंगोत्री, ये हिमनद भी है, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे जो हेमकुंड साहिब, ये सारे धार्मिक पर्यटक स्थल इसी उत्तराखंड, हिमाचल, हिमालय में है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि। अब इसके अलावा यहाँ 5 प्रयाग भी हैं। नाम सुना होगा, प्रयाग उसे बोलते हैं जहाँ 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं। हालांकि इनके बारे में अपवा तंत्र वाले पार्ट में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी की जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त कर लें। 5 प्रयाग भी हैं यहाँ पे, और ये 5 प्रयाग, पहली चीज तो ये जान लो कि 5 प्रयाग जो हैं वो कौन सी नदी? अलकनंदा नदी जब किसी दूसरी नदी से मिलती है तो उसको एक प्रयाग का नाम दिया गया है। सबसे पहला जो प्रयाग है वो है विष्णु गंगा। यहाँ अलकनंदा का नाम ही विष्णु गंगा है, और धौली गंगा जहाँ मिलती है वो है विष्णु प्रयाग। याद रखना, 5 प्रयाग में से पहला विष्णु प्रयाग। यहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है, विष्णु प्रयाग। नंबर 2 जिसको बहुत लोग मिस करते हैं वो है नंद प्रयाग, और यहाँ पे अलकनंदा किससे मिलती है? अलकनंदा मिलती है नंदाकिनी नदी से। मंदाकिनी नहीं है, मंदाकिनी अलग है, यह है नंदाकिनी। और ये क्रम से हैं, सबसे पहले विष्णु प्रयाग जहाँ पे धौली गंगा विष्णु गंगा मिलती है, फिर नंद प्रयाग में अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है। नंबर 3 पर आता है कर्ण प्रयाग, और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से आकर मिलती है पिंडार नदी। पिंडार अलकनंदा से, कर्ण प्रयाग। नंबर 4 पर है रुद्रप्रयाग, और यहां रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा से मंदाकिनी। ठीक है। नंबर 5 देवप्रयाग, और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है भागीरथी, और इसी देवप्रयाग के बाद में अलकनंदा और भागीरथी जहां दोनों मिल जाती है, उसके बाद में इस शाखा को बोलते हैं गंगा, इस नदी को बोलते हैं गंगा। तो इस तरह से देख लो आप, 5 छोटी जो अलकनंदा है वो 5 नदियों से मिलती है, तब जाके बनती है गंगा। तो ये जो हमने अभी पढ़ा, यहाँ साथ में ही हमने ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में भी हम पढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो सारा वर्णन था, विवरण था, वो था हिमाचल और उत्तराखंड, हिमालय का। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा जिसमें हम तीनों जो बचे हुए हैं यहाँ, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वतों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।